अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं तीसरे रूल को, द मिस्चीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पर हमने 2 रूल्स को पहले डिस्कस किया है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लेक्चर को देख लीजिएगा। जहाँ पर हमने लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन और गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिस्चीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको देखेंगे और आज इसी लेक्चर में हम डिस्कस ये भी करेंगे कि मिस्चीफ रूल और गोल्डन रूल में अपेरेंटली डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है जो कि इन दोनों रूल्स को जो है वो अलग करता है। एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे कि मिस्चीफ रूल में किन चीज़ों को कोर्ट मद्देनजर रखती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, बने रहिए एंड तक। इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में कवर कर लेंगे इस टॉपिक को। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू LWK's चैनल। दोस्तों एक केस लॉ है, कोरकरी वर्सेस कारपेंटर 1951 का, यूनाइटेड किंगडम। एक इंग्लिश केस है ये। केस में ऐसा हुआ कि बंदा था कोरकरी, जो कि बाईसाइकिल पर राइडिंग कर रहा था, ब्रॉड स्ट्रीट में चला रहा था अपनी साइकिल को, यूनाइटेड किंगडम में, यूके यानी इंग्लैंड के अंदर। था वो ड्रंक, जिसकी वजह से मतलब वहां पर जो एक एक्ट था, एक कानून था, लाइसेंसिंग एक्ट, जिसका सेक्शन नंबर 12 ये कहता है कि कोई भी बंदा कोई व्हीकल नहीं चलाएगा ड्रंक होकर। ठीक है, कोई बंदा व्हीकल नहीं चलाएगा ड्रंक होकर। मगर व्हीकल में बाईसाइकिल फॉल करती है या नहीं, वो वहां पर मौजूद नहीं था। बाईसाइकिल क्या व्हीकल का पार्ट है या नहीं, वो लाइसेंसिंग एक्ट में क्लियर नहीं था। ठीक है, कोर्ट ने जो है वो, कोर्ट के सामने जब वो केस लाया गया तो कोरकरी ने ये कहा, देखें सेक्शन जो 12 है वो अप्लाई वहां पर हो रहा है जहां पर व्हीकल हो और फिर आप ड्रंक हो, और अगर कोई मसला हो जाए तो फिर मैं तो साइकिल चला रहा था, वो तो व्हीकल की डेफिनेशन में किसी एंगल से फॉलो ही नहीं करती, तो मैं अंडर सेक्शन 12 आई एम नॉट लायबल। कोर्ट ने यहाँ पर दोस्तों अप्लाई किया मिस्चीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को, ना के लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ना के गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। मिस्चीफ रूल को सिंपली इन्होंने अप्लाई किया। उन्होंने देखा एक्ट का पर्पस क्या था, ये जो लाइसेंसिंग एक्ट है उसका पर्पस क्या है, इस सेक्शन 12 में जो है वो किस चीज को जो है वो, किस मिसचीफ को, किस एविल चीज को, किस जो है वो मसले को हल किया जा रहा है सेक्शन 12 में। तो आंसर तो सिंपल सा यही मिलता है कि आप जो है वो कोशिश करें कि गाड़ी, कोई कोई व्हीकल जो है वो ना चलाए ड्रंक होकर, क्योंकि उससे एक्सीडेंट हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। तो कोर्ट ने जो यहाँ पर मिस्चीफ रूल को अप्लाई किया, इंटेंशन देखी वहां पर यानी लेजिस्लेचर की, जिन्होंने एक्ट बनाया, उनकी इंटेंशन को देखकर ये कहा कि ये जो बाईसाइकिल है, इट ऑल्सो फॉल्स अंडर सेक्शन 12, इट ऑल्सो फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 12 ऑफ लाइसेंसिंग एक्ट। क्योंकि अगर आप कोई व्हीकल चला रहे होते ड्रंक होकर और एक्सीडेंट हो जाता तो उससे नुकसान होता, इसी तरह अगर बाईसाइकिल भी आप ड्रंक होकर चला रहे तो किसी को ये लगती तो बाईसाइकिल भी बड़ा नुकसान किसी इंसान को दे सकती है। अगर आप स्पीड में हो और ड्रंक हो, या इवन चले उसको छोड़ें, आप खुद को भी इससे नुकसान हो सकता है, आप किसी दूसरी गाड़ी से टकरा सकते हो, या इस साइकिल जो है वो किसी गाड़ी का जो है, एक गाड़ी है जो स्पीड में जा रही है और वो बंदा ड्रंक नहीं है, द ड्राइवर ऑफ द कार, आप ड्रंक हो, साइकिल चला रहे हो, और उससे उस बंदे की डायरेक्शन खराब हो सकती है, बैलेंस खराब हो सकता है, और वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस चीज को अप्लाई किया कोर्ट ने, दो चार चीजों को जहन में रखा, उसके बाद कहा कि ये जो साइकिल ये जो है इट ऑल्सो फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 12। मगर वो दो चार चीजें क्या थी, एक तो इंटेंशन को हमने देखा। तो कोरकरी और कारपेंटर का केस इस तरह था जहां पर कोर्ट ने बाईसाइकिल को भी सेक्शन 12 में ला खड़ा कर दिया। ये था एक एग्जाम्पल। अब इसको मिस्चीफ रूल को देखते हैं कि वो तीन चार चीजें क्या हैं जो कि कोर्ट जो है वो रखती है, अकाउंट में टैग करती है, जिससे जो है वो मिस्चीफ रूल की एप्लीकेबिलिटी बनती है और सिचुएशंस को सोल्व किया जाता है। तो और इस बंदे को जो है फिर सजा दी गई, इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए इम्प्रिजनमेंट में डाला गया। कोर्ट का ये ऑर्डर था कि ये साइकिल जो है वो इट फॉल्स इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 12। दोस्तों मिस्चीफ रूल क्या है, देखिए मिस्चीफ टर्म का मतलब होता है इविल। ये जो रूल होता है, इस रूल में किसी इविल चीज को रोका जा रहा होता है।
कोर्ट जो है वो कहती है कि रुक जाओ किसी इविल कोई गलत काम करने से, जो कि साइकिल पे बंदा जो कोरकरी जो कर रहा था वो एक इविल काम था ना, और एक्ट भी बना था किसी इविल को रोकने के लिए, और वहां पर एक्ट जो है वो साइलेंट हो गया, एक्ट जो है वो क्लियरली अब बता नहीं पा रहा था, तो कोर्ट ने मिसचीफ रूल अप्लाई किया और उसका सिंपल सॉल्यूशन दिया। तो मिसचीफ का मतलब है इविल, एक्ट भी, कानून भी इविल को रोकने के लिए हुआ हो, बना हो, और जो है वो आप कुछ इस तरह का काम कर दें जिससे जो है वो इविल जो है वो कमिट तो हो मगर डिफरेंटली हो। ठीक है, डिफरेंटली हो। अभी एक और भी एग्जांपल आएगा आपको, इंशाल्लाह वो बहुत क्लियर हो जाएगा। इसका दोस्तों मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का दूसरा दूसरा जो मतलब है वो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, मतलब इस तरह कोर्ट कंस्ट्रक्ट करती है केस को कि उससे बेनिफिट हो जाए। बेनिफिट किसको हो जाए? एक्ट को। इम्पोर्टेंटली मेन चीज ये है कि एक्ट को जो है वो बेनिफिट हो जाए, कि एक्ट, वरना अगर आप उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह नहीं दोगे तो एक्ट खराब हो जाएगा, एक्ट की जो है वो एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। और इसको हेडन्स रूल भी कहा जाता है, क्योंकि एक केस लॉ था, हेडन हेडन जो केस था वो, जिसके अंदर जो 4 मेन चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा, तो वो चीजें उसमें डिस्कस की गई, और कोर्ट ने जो है हेडन्स केस को नाम दे दिया द मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसी का दूसरा नाम है पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। तो इसमें होता क्या है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक इविल को, किसी एक मसले को रोकने के लिए एक एक्ट बनता है, मगर उस मसले को लोग जो हैं वो, अगेन वो क्राइम कमिट तो कर रहे होते हैं मगर अंदाज अलग होता है। जिस तरह लाइसेंस एक्ट जो है वो बना था कि कोई बंदा गाड़ी ना चलाए ड्रंक होकर, अब दूसरा बंदा जो है वो साइकिल चला रहा है ड्रंक होकर, तो क्राइम तो वही कमिट कर रहा है मगर डिफरेंटली, तो वहां पर कोड अप्लाई करिए मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, 4 थिंग्स टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द कोर्ट, मगर मिसचीफ रूल डायरेक्टली गोल्डन रूल या लिटरल रूल की तरह अप्लाई नहीं होता, और ये जो है वो कोर्ट जो है एट फर्स्ट इंस्टेंस मिसचीफ रूल को अप्लाई नहीं करती। मैंने कहा कि पहले भी आपको बताया था कि प्राइमरी रूल है लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। कोर्ट जो है कोशिश करती है कि लिटरल रूल को एट फर्स्ट इंस्टेंस अप्लाई करे, मिसचीफ रूल को अक्सर करके इसको लास्ट जो है वो कैटेगरी दी जाती है। जब सब रूल अप्लाई ना हो सके तो फिर मिसचीफ रूल को अप्लाई किया जाता है, क्योंकि कोर्ट को फिर जहाँ बहुत सारी चीजों को जो है वो देखना होता है, मद्देनजर रखना होता है। सबसे पहली चीज कौन सी है? व्हाट वाज कॉमन लॉ बिफोर पासिंग ऑफ द एक्ट? एक जो एक्ट था, जिस एक्ट से रिलेटेड एक कोई मसला हुआ है, उस एक्ट के आने से भी पहले कॉमन लॉ क्या था, कस्टम्स क्या थे, प्रेसिडेंट्स क्या थे, उस वक्त उस मसले को किस तरह डील किया जाता था। ठीक है, तो कोर्ट सबसे पहले ये चीज देखेगी कॉमन लॉ से पहले क्या था, व्हाट वाज कॉमन लॉ बिफोर पासिंग ऑफ द एक्ट। यानी एक्ट नहीं आया, जिस तरह लाइसेंसिंग एक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइसेंसिंग एक्ट से पहले कॉमन लॉ किस तरह उन चीजों को रोक रहा था, ड्रंक कोई बंदा हो कार में, उसको उसको किस तरह रोक रहा था, उससे क्या नुकसान हुए, सब चीजें फिर कोर्ट जो सबसे पहले इन चीजों को देखती है। दूसरा देखती है कि व्हाट वाज द मिसचीफ डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड। फिर कौन सा ऐसा क्रिएट मसला हो गया या डिफेक्ट रह गया जो कि कॉमन लॉ उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा था। अब उसको जब कोर्ट कॉमन लॉ सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा था तो जाहिर सी बात है एक्ट आएगा। जिस तरह लाइसेंसिंग एक्ट का एग्जांपल है, तो फिर एक्ट जो है वो फिर बाद में आता है जब कॉमन लॉ खत्म हो जाए, कॉमन लॉ साइलेंट हो जाए किसी एक मसले पर। तो तीसरा है कि रेमेडी प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। जो अब दूसरा एक्ट आया है, उस एक्ट ने रेमेडी क्या प्रोवाइड की। ठीक है, तो एक्ट ने, लाइसेंसिंग एक्ट ने हमें ये रेमेडी प्रोवाइड की कि अगर कोई बंदा ड्रंक होगा और कार चला रहा है, कोई व्हीकल चला रहा है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी 1 मंथ की। इसी तरह था ना, तो रेमेडी प्रोवाइडेड बाय द एक्ट कोर्ट फिर ये भी देखेगी। यानी अब कोर्ट यहाँ पर इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर भी जो है वो देख रही है। फोर्थ है कि वो जो रेमेडी बताई गई उसका ट्रू रीजन क्या था, कि 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट ही क्यों, और कोई बंदा जो है वो कार चला रहा है और ड्रंक है तो उससे क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, तो रीजन क्या है उस रेमेडी का कि आप 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो, तो उसको डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दे रहे। हो सकते हैं ना क्वेश्चंस, तो ट्रू रीजन उस रेमेडी का क्या है, तो कोर्ट उसको भी देखेगी। तो इसमें सिंपल कहने का ये मतलब है, कोर्ट कॉमन लॉ को देख रही है, और इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी जो कि एक्ट बना रहा है, लेजिस्लेचर एक्ट जिन्होंने बनाया उनकी इंटेंशन क्या थी, किन मसलों को सोल्व करने के लिए जो कि कॉमन लॉ कवर नहीं कर पा रहा था, इन मसलों को सोल्व करने के लिए फिर लेजिस्लेचर ने उस एक्ट को बनाया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल एक कुछ रिलेटेड प्रोस्टिट्यूशन से, मगर उससे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हौसला अफजाई होती है हमारी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। दिस इज द प्रोस्टिट्यूशन केस। केस लो है ये, मगर मैं आपको उसको सिर्फ एक
एग्जाम्पल के तौर समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉमन लॉ ये था कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो प्रोहिबिटेड होगी, प्रोस्टिट्यूशन ममनू होगी, मतलब उसको आप नहीं कर सकते, हर तरीके से ममनू होगी। तो प्रोस्टिट्यूशन कहाँ पर होती है सबको पता है, तो वहां पर ममनू होगी। कॉमन लॉ तो ये था। मगर हुआ मसला ऐसा कि जो लड़कियां थी या कोई लड़के थे, कोई भी मेल या फीमेल जो भी थे, प्रोस्टिट्यूट कोई भी हो सकते हैं, उन्होंने जो है कॉमन लॉ को फॉलो नहीं किया। यानी कॉमन लॉ था कि जो प्रोस्टिट्यूशन की प्लेसेस होती हैं, ठीक है, वहां पर जो है आपको प्रोस्टिट्यूशन का वो एक्ट कमिट नहीं करना है, ठीक है, मतलब वहां पर ममनू था, वहां पर प्रोहिबिटेड था। मगर ये लोगों ने फिर इसको करना शुरू कर दिया स्ट्रीट पर, वहां पर दूसरे लोगों को इंड्यूस करना शुरू कर दिया, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, मतलब वही चीज अब वो स्ट्रीट पर करने लग गए, क्योंकि कॉमन लॉ तो एक पर्टिकुलर प्लेस को रोक रहा था, यहाँ पर ये स्ट्रीट में खड़े होकर करने लग गए। तो अब क्या हो, तो फिर आया एक एक्ट। एक्ट ने कहा कि स्ट्रीट पर जो है वो स्ट्रीट में इट्स प्रोहिबिटेड टू अट्रैक्ट एनीवन, सिंपल के जैसे सेड्यूस करना जो है वो इट्स प्रोहिबिटेड इन स्ट्रीट्स। फिर क्या हुआ दोस्तों, एक केस आता है। इस केस में एक लड़की है जो के वही काम, केसेस दो आए थे, दो डिफरेंट केस, एक में मर्द का मसला था, दूसरा लड़की का। हम लड़की वाले मसले को देख रहे हैं कि वहां पर लड़की ने क्या किया कि वही काम कर रही है, क्या, वो जो सेड्यूस कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, मगर स्ट्रीट में नहीं, बालकनी में खड़े होकर। केस जब हुआ, इसको पकड़ा गया, इसने आर्गुमेंट ये लाया कि एक्ट तो प्रोहिबिट कर रहा था स्ट्रीट में जाने से, मैं तो स्ट्रीट में हुई नहीं, आई एम इन बालकनी, तो ये जो है वो आपका एक्ट मुझ पर एप्लीकेबल ही नहीं है। कोर्ट ने भी सोचा यार हाँ बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों कोर्ट ने अप्लाई किया मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को, ठीक है, कोर्ट ने अप्लाई किया मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को, जहां पर चारों चीजें देखी कि कॉमन लॉ क्या था, प्रोस्टिट्यूशन कहाँ पर प्रोहिबिट था, कॉमन लॉ ये था, एक्ट प्रोस्टिट्यूशन, कॉमन लॉ जो उस चीज को डिफेंड नहीं कर पाया, तो फिर एक्ट का आना हुआ। एक्ट ने किस चीज को प्रोहिबिट किया कि स्ट्रीट में नहीं करोगे, तो फिर ये बालकनी में करना शुरू हो गए। अब कोर्ट ने जो मिस्टीव रूल के थ्रू ये देखा कि इंटेंशन क्या थी लेजिस्लेचर की इस कानून को बनाने की। उनका मेन जो इंटेंशन था कि इस प्रोस्टिट्यूशन को किसी तरीके से रोकना है, चाहे वो स्ट्रीट में हो या बालकनी में हो। हाँ, बालकनी के बारे में ओपनली कहें या एक्सप्रेसली एक्ट में मौजूद तो नहीं था, मगर कोर्ट ने अपनी एक इंटरप्रिटेशन दी और कहा कि ये प्रोहिबिटेड है, आप बालकनी में भी ये चीज नहीं कर सकते। दोस्तों ये था मिस्चीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जहां पर मिस्चीफ को रोका जा रहा है, बट चार चीजों को मद्देनजर रखने के बाद कोर्ट ये कर रही है। ये प्राइमरी अप्लाई नहीं होता, जब दूसरे जो है वो फेल हो जाए, लिटरल रूल या गोल्डन रूल, तो फिर इस रूल को अप्लाई किया जाता है, मगर कोर्ट की फिर डिस्क्रिप्शन होती है कि चाहे तो इसको भी पहले कर सकती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। अब थोड़ा डिफरेंस देखते हैं हम गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में और मिस्चीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में। हमने डिफरेंस तो देख लिया है कि मिस्चीफ रूल में सब चीजों को देखा जा रहा था, चार चीजें जो मेन थी, कॉमन लॉ, वहां पर इंटेंशन, फिर रेमेडी, उसके रेमेडी के रीजन क्या थे, मगर गोल्डन रूल में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गोल्डन रूल में भी इंटेंशन को देखा जाता है, मगर इतना पीछे कॉमन लॉ की तरफ जाना ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और हमें पता है कि गोल्डन रूल को मॉडिफाइंग रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है, कि वो मीनिंग को मॉडिफाई, ये एक्स्ट्रा चीज थी बस। फॉर्मर का यहाँ पर मतलब है मिस्चीफ रूल, मैं इसको फॉर्मर कह रहा हूँ क्योंकि ये पहले आ रहा है, लेटर जो है वो गोल्डन रूल, ठीक है। तो फॉर्मर जो है वो उसकी नैरो एप्लीकेशन इस तरह है कि जो मिसचीफ रूल है उसको लाने के लिए, उसको एप्लीकेबल करने के लिए कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सब चीजों को देखे, यानी उसको सब चीजें पढ़नी पड़ेगी ना, फिर कॉमन लॉ की तरफ जाना पड़ेगा, यानी हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा, फिर एक्ट, फिर रेमेडीज, फिर उनके रीजन, सब चीजों को देखना पड़ेगा। तो इतना टाइम नहीं होता, इससे जो है इसको अप्लाई करने से इंस्टेड कोर्ट लाइक्स टू गो टुवर्ड द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, या जो लिटरल रूल है उस तरफ कोशिश करती है कि वो वहां पर जाए। तो ये भी एक डिफरेंस है कि गोल्डन रूल को मिस्चीफ रूल और गोल्डन रूल को आप अगर डिफरेंशिएट करोगे, तो गोल्डन रूल एट फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट जो एप्लीकेबल अप्लाई करती है, मिस्चीफ रूल का फिर उसके बाद स्टेज आता है अगर कोर्ट देखती है कि गोल्डन रूल से भी ये मसला हल हो नहीं पाया, तो जो मिस्चीफ रूल है वो नैरो एप्लीकेशन का है, और जो गोल्डन रूल की एप्लीकेबिलिटी कुछ हद तक वाइड है एज कम्पेयर टू मिस्चीफ रूल, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज व्हिच रूल अमंग बोथ इज टू बी अप्लाइड इन अ केस, किसी केस के अंदर आप या कोर्ट जो है वो किस रूल को अप्लाई करती है सबसे पहले। तो ये डिपेंड करता है केस पर और नेचर ऑफ द स्टैट्यूट पर, कि नेचर ऑफ स्टैट्यूट क्या है और
जो है वो केस किस किस्म का केस है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो है वो डिपेंड करता है। तो मिस्चीफ रूल को भी पहले अप्लाई कर सकती है, गोल्डन रूल को भी पहले अप्लाई कर सकती है, डिपेंड्स ऑन बोथ द केस एंड द नेचर ऑफ द स्टैच्यू। तो दोस्तों यहाँ पर टॉपिक हमारा वो हो रहा है एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड चैनल बोथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।